हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआर ऑफ द फ्यूचर एकेडमी। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, जिसमें आपने इसके कुल 3 लेक्चर देखे हैं अभी तक। और उन तीनों ही लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जो भी इनकी हेडिंग्स थी और जो भी माध्यमान और वर्ग माध्य मूल मान निकालने के तरीके थे, वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करने वाले हैं। तो चैप्टर के सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करिए, और उसको रिवाइज करने के बाद जब आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, तब आपको इसका जो है मीनिंग समझ में आएगा कि कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिया है उसमें देखिए, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन है, के लिए वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। यानी धारा का इक्वेशन दिया है, आपको इसका वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, यानी IRMS की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, मैंने आपको तरीका बताया था कि IRMS कैसे निकालते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, उसका वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए IRMS यानी वर्ग माध्य मूल मान, तो इसको मैंने बताया था कि पहले तो I का वर्ग करेंगे, ठीक है, फिर इसका क्या लेते हैं, इसका हम लोग माध्य लेते थे, फिर इसका मूल यानी कि वर्गमूल निकालते थे। इसी को बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस I की अगर बात करें तो ये I जो है वो देखिए इस तरीके से लिखना है हमको। इस इक्वेशन में I इज इक्वल टू दिया है I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको I का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसका माध्यमान या औसत मान निकालेंगे, फिर जाके उसका वर्गमूल लेंगे, तब जाके हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम I का स्क्वायर कर लेते हैं। I का मान दिया हुआ है यहाँ पर, I इक्वल टू दिया है I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो हो गया दिया गया इक्वेशन। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, तो पहले हम इसमें आई स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो आई स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है ना। अगर इस पूरे पार्ट को हम ए कहें और इसको बी कहें, तो ए प्लस बी का हमको होल स्क्वायर करना है। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर यहाँ से यानी कि I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस उसके बाद आता है 2ab, तो 2 इंटू I1 और ये I2 हो जाएगा, उसके बाद कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें आई स्क्वायर का मान तो हमने निकाल लिया, अब हम इस आई स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर का एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर इस आई स्क्वायर का एवरेज निकालना होगा, यानी आई स्क्वायर का अगर हम बार लें तो हम हर एक टर्म का हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक टर्म का जब एवरेज निकालेंगे तो देखिए कैसे आएगा। यहाँ पर जो I1 स्क्वायर है ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकाला जाएगा। इसी तरह से I2 स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है एवरेज निकाला जाएगा। और यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दोनों है, और इसके सामने यहाँ पर 2 भी है, तो 2 साइन ए कॉस बी, ये साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा। तो पहले तो एक स्टेप मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको अगर फिर से लिखते तो ऐसे लिखते I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ से आ जाएगा I2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ से आ जाएगा ये I1 I2, और ये पूरा जो पार्ट है इसको लिखेंगे साइन 2a, मतलब साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका हमको एवरेज लेना है, तो जब एवरेज लेंगे तो यानी आई स्क्वायर का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, तो ये I1 स्क्वायर का तो एवरेज नहीं निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस इसी तरह से यहाँ पर I2 स्क्वायर, फिर ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज प्लस यहाँ पर आएगा I1 I2 और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है और साइन 2 ओमेगा टी है, यानी हमको इन तीनों पार्ट का एवरेज लिखना पड़ेगा। तो एज ए फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिए कि जब भी कभी साइन स्क्वायर का एवरेज निकालना हो, ठीक है, या फिर कॉस स्क्वायर का एवरेज निकालना हो, साइन स्क्वायर का फंक्शन हो, कॉस स्क्वायर का फंक्शन हो, इसका एवरेज कितना आता है 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए साइन ओमेगा टी का आपको एवरेज निकालना हुआ, या कॉस वाला फंक्शन है इसका एवरेज निकालना हुआ, तो इसका एवरेज क्या आता है 0। ठीक है, एज ए फार्मूला आप इसको याद रखिए, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर स्क्वायर का फंक्शन हुआ साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, तो इसका एवरेज 1/2, और अगर ये सिंपल साइन या कॉस रहा तो इसका एवरेज कितना आता है 0 आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एवरेज निकालने के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया था उसको करने की जरूरत नहीं है
है ना। हाँ, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं क्या इसका एवरेज इतना ही आता है तो आप चेक करेंगे तो वो इतना आंसर आएगा, लेकिन एज ए फार्मूला आप इसको यहाँ पर याद रखिए कि इसका एवरेज 1/2 होता है। हाँ, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछ दिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है, तब तो आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन में आपको सीधे एज ए फार्मूला इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी और वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा I1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का एवरेज रखेंगे और इसका एवरेज कितना है 1/2। ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा I2 स्क्वायर और इंटू में इसका भी एवरेज आ गया 1/2 प्लस I1 I2 और इसका एवरेज कितना आएगा, साइन वाले फंक्शन का एवरेज कितना होता है 0। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं तो ये आ गया I1 स्क्वायर अपान 2 प्लस यहाँ से आ गया I2 स्क्वायर अपान 2 और ये हो गया पूरा 0 और ये किसका मान है तो ये है I स्क्वायर के बार का मान। ठीक है, अब मान लीजिए आपको I स्क्वायर का चूंकि क्या करना है और यहाँ पर देखिए ये दोनों का अपान 2 है तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपान 2। ठीक है, ये हो गया I स्क्वायर के बार का मान, यानी I स्क्वायर का हमने औसत निकाल लिया है और हमको चूंकि IRMS की वैल्यू निकालनी थी तो IRMS इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर के बार का ये स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो हमने अगर इसका जो है I स्क्वायर का बार निकाल लिया है, अगर हम इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो यही मान हमारा IRMS का मान हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो I स्क्वायर का बार और इसका वर्गमूल बराबर इसका भी यही हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और अपान में 2 और इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो I स्क्वायर का बार और एवरेज है इसी को बोलेंगे IRMS, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि IRMS की वैल्यू कितनी आ गई तो IRMS इज इक्वल टू यहाँ से आ गया अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और अपान 2। ठीक है, ये हो गया इस दिए गए इक्वेशन का जो है वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसका ये वर्ग माध्य मूल मान हो जाएगा इस दिए गए प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो ये मेथड आप याद रखिए, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, बस उसी तरीके को हमने फॉलो किया है और उतने डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन और कॉस के एवरेज के लिए आप ये मान याद रखिए, इस तरीके को क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 200√2 वोल्ट है तो इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसका RMS मान दिया हुआ है और उसकी आवृत्ति f का मान दिया हुआ है, तो इसका तात्क्षणिक वोल्टता का जो समीकरण होता है V = V0 sin ओमेगा t, उसी रूप में इसको लिखना है। तो तात्क्षणिक समीकरण किस तरीके से लिखते हैं तो ये आप जानते हैं कि तात्क्षणिक समीकरण होता है इस तरह से वोल्टता के लिए V = V0 sin ओमेगा t, ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण। अब इसमें V0 की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी और ओमेगा की वैल्यू रखनी पड़ेगी और हमको जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए आवृत्ति f का मान दिया है, f का मान है कितना 50 हर्ट्ज और दूसरा ये जो मान दिया है ये वर्ग माध्य मूल मान है यानी VRMS की वैल्यू है। तो इसका मतलब कि ये VRMS इज इक्वल टू 200√2 वोल्ट। ठीक है, यानी इन दोनों की मदद से हमको क्या क्या पता करना पड़ेगा, V0 और ओमेगा का मान। और V0 देखिए V0 क्या होता है तो ये अधिकतम मान होता है और आपने एक फार्मूला पढ़ा है VRMS और V0 में रिलेशन, तो वो रिलेशन क्या था, वो यही रिलेशन था कि VRMS इज इक्वल टू होता है V0 अपान √2, है ना। VRMS इज इक्वल टू V0 अपान √2। तो अगर हम V0 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, यहाँ से V0 इज इक्वल टू आ जाएगा VRMS इंटू √2। ठीक है, और VRMS की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200√2, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 200 ये √2 और गुणे में ये √2 और मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका तो ये 2 बन जाएगा और 2 गुणे 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 वोल्ट, यानी V0 की वैल्यू आ गई 400 वोल्ट। ठीक है, अब हमको मान निकालना है किसका, तो अब हमको मान निकालना है ओमेगा का। और ओमेगा के लिए फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2πf, f का मान दिया है रख देते हैं, यहाँ पर पाई का भी मान रख देते हैं, तो 2 गुणे पाई का मान 3.14 और गुणे में f का मान कितना 50, 50 गुणे 200, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 314। ठीक है, 314 रेडियन पर सेकेंड इसका मात्रक जो होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ओमेगा का मान आ गया और V0 का मान आ गया और ये दोनों मान अगर इस समीकरण में रख दें तो हमको वोल्टता का यानी प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक
या तात्कालिक समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो मान रख देते हैं इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट की जगह पर ये वैल्यू हो जाएगी 400 और उसके बाद साइन ओमेगा की जगह पर रखेंगे 314, उसके बाद t, और यही हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक समीकरण। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। ये v नॉट जिसको हम शिखर मान या आयाम कहते हैं, उसका जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है VRMS के साथ। ठीक है, इसके अलावा इसका रिलेशन आप जानते हैं कि माध्य मान के साथ भी होता है आधे चक्कर के लिए, उसको भी आप ध्यान रखिए। और ओमेगा की बात है तो ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में ये संबंध है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, तो यहाँ से f का मान रख दिया तो ओमेगा निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान v बराबर 400 साइन ये 100 पाई t है, तो इस वोल्टता की आवृत्ति ज्ञात करनी है। अब देखिए तात्क्षणिक समीकरण दिया हुआ है, आवृत्ति f का मान पूछ रहे हैं इस बार, और आप जानते हैं कि तात्क्षणिक जो समीकरण जैसे यहाँ पर जो इन्होंने दिया है वो क्या है, वो है v इज इक्वल टू 400 साइन 100 पाई और t। लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि जो तात्क्षणिक समीकरण लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे होता है v इज इक्वल टू वी नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा, उसके बाद t। ये तरीका होता है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक समीकरण होता है इसी तरीके का होता है, ये हमने ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि v नॉट की जगह पर वैल्यू कितनी है 400 और ओमेगा की जगह पर कितनी वैल्यू है, तो t के अलावा जो भी कुछ बच रहा है यहाँ पर वो क्या है, ओमेगा का मान है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या क्या मिलेगा, ये अधिकतम मान या शिखर मान मिल जाएगा 400 और ये ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर 100 पाई। ठीक है, ओमेगा बराबर 100 पाई, और ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का फार्मूला है 2πf, तो 2πf इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से ये पाई कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो f का मान कितना आ गया 50, और यही f क्या है, यही f है आवृत्ति। तो अगर ये आवृत्ति है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं कि आपको जो है तात्क्षणिक या तात्कालिक समीकरण दिया रहेगा, तो आप इसको जो है जो इसका मुख्य समीकरण होता है उससे कंपेयर करेंगे, तो जो भी मान आपसे, अगर वी नॉट का मान पूछता तब भी मिल गया, ओमेगा का मान पूछता तब भी मिल गया यहाँ से, और एफ का मान पूछा है तब भी नहीं मिल गया है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 5/पाई मिली हेनरी है, तो प्रेरकत्व का मान दिया हुआ है 5/पाई मिली हेनरी। तो हम लोग जानते हैं कि कुंडली, जो इस तरीके की कुंडली होती है, उस कुंडली का प्रेरकत्व जो होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इस कुंडली का प्रेरकत्व यानी L का मान दिया हुआ है, और कितना है ये 5/पाई मिली हेनरी। अब देखिए मिली हेनरी में दिया है, तो पहले तो हम इसको हेनरी में बदल लें, तो 5/पाई इंटू मिली की जगह पर 10⁻³ लिखते हैं, मिली की वैल्यू 10⁻³ और उसके बाद हेनरी। ठीक है, देखिए फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको लगाने का यही तरीका है कि आपको जहाँ पर ये जिस रेफरेंस में बात हो रही है वो रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, और ये तभी पता हो पाएगा जब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधे फार्मूला याद रखिए और न्यूमेरिकल जो है लगाने के लिए फार्मूले में वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होते हैं, इसकी थियरी याद रखनी पड़ती है, तब जाके ये न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपने अगर स्वप्रेरणा अन्योन्य प्रेरणा पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस रेफरेंस में क्या बातें हो रही हैं। फिर आपको ये भी दिख रहा होगा प्रेरकीय प्रतिघात की बात हो रही है। अब मान लीजिए जिसने ये वर्ड ही नहीं सुना है तो ये कैसे इसका मान निकाल पाएंगे, अगर आपको यही पता नहीं है कि जो प्रतिघात होता है वो प्रतिरोध जैसी ही कोई चीज़ होती है, तो आप विभवांतर कैसे निकालेंगे कुंडली के सिरों के बीच का। ठीक है, तो इसलिए थियरी का पढ़ना जरूरी है। तो पहले आप थियरी पर पूरा फोकस करा करिए, न्यूमेरिकल को लेकर दिमाग में ये ना बनाइए कि न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। थियरी तो सही रखिए, कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए, तब तो न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो आप जो है कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस रखिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल को करिए। मैक्सिमम टाइम आप कॉन्सेप्ट को समझने में दीजिए, है ना, 90% टाइम आप वहाँ पर दीजिए, 10% टाइम आप यहाँ पर दीजिए। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो न्यूमेरिकल से हमको सीखने को मिलती है ना, कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम वहाँ पर थियरी में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से वो चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, तो वो चीज़ें तो यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपकी थियरी से ही रिलेटेड होती है, तो थियरी पर पूरा टाइम दीजिए, पूरा फोकस करिए उसको। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने एल का मान लिख लिया। अब आगे देखिए, इसे 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा गया। अब 50 हर्ट्ज आवृत्ति यानी कि एफ का मान दिया हुआ है, ये है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो प्रेरकीय प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये जो कुंडली होती है इसका हमको प्रेरकीय प्रतिघात ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था इस तरीके की ये कुंडली हो या फिर कोई इस तरीके से जो है संधारित्र लगा हो,
इनके रास्ते में ये जो है धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उनको हम प्रतिरोध नहीं बोलते बल्कि उनको प्रतिघात बोलते हैं। इस कुंडली के केस में प्रेरक जब लगा होता है, प्रेरक तार है ये, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, और जब ये धारिता लगी होती है, संधारित्र होता है, तो इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो ये लोग धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उसका नाम प्रतिरोध नहीं है बल्कि प्रतिघात है। ठीक है, अब चूंकि इस सवाल में प्रेरकीय प्रतिघात की बात हो रही है, यानी इसमें उत्पन्न होने वाला जो है धारा के मार्ग में रुकावट, तो प्रेरकीय प्रतिघात हमने आप पीछे देख लिया हुआ है, और उसका फार्मूला क्या था, प्रेरकीय प्रतिघात, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं XL से, और XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रेरकीय प्रतिघात का। ओमेगा का मान रख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, तो 2πf इंटू में एल। जितने भी टर्म है f और l ये दोनों मान हमको पता चल चुके हैं, तो दोनों मान यहाँ पर रख देंगे तो प्रेरकीय प्रतिघात का मान आ जाएगा इस कुंडली का। ठीक है, ये जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न कर रहा होगा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई, और यहाँ पर f, और f का मान कितना है 50 इंटू एल, एल का मान रखिए 5/पाई इंटू 10⁻³ ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा और मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 2 100 हुआ, 100 मतलब कि 10 के घात 2, और ये 10 के घात -3 मल्टीप्लाई करने पर 10 के घात -1 आ जाएगा, तो 5 × 10 के घात -1 यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, अब रही बात इसके मात्रक की, तो मैंने यही बात आपको बताया है कि मात्रक, अब देखिए अगर आपको सोचना है तो आप समझ नहीं सकते कि इसका मात्रक क्या आएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये चूंकि धारा के मार्ग में रुकावट है, और धारा के मार्ग में रुकावट जिसको हम प्रतिरोध कहा करते थे सिंपली पहले, अब इस केस में उसको हम प्रतिघात कर रहे हैं। और ये जो धारा के मार्ग में रुकावट होते हैं, प्रतिरोध हो चाहे प्रतिघात हो चाहे प्रतिबाधा हो, इन सब का मात्रक क्या आएगा, ओम आएगा। ठीक है, तो ये 0.5 ओम ये प्रेरकीय प्रतिघात का माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहे हैं कि इस कुंडली, ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अगर इसमें बहने वाली धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, तो इस कुंडली के सिरों पर यहाँ पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ये बताना है। तो कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न, अगर ये कुंडली है तो इसको हम विभवांतर को VL बोल रहे हैं। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, विभवांतर निकालने के लिए हम लोग देखिए ओम का नियम जानते हैं। ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है I × R, और R जो होता था वो प्रतिरोध होता था। अब चूंकि इस कुंडली के केस में उसी को हम प्रतिघात बोल रहे हैं, तो VL बराबर क्या लिखेंगे, I × में R की जगह पर क्या लिखेंगे, XL। ठीक है, V बराबर I × XL, I का मान रख देते हैं, I का मान कितना है 0.5, तो 0.5 गुणे में XL का मान कितना है, ये 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 0.25, और ये विभवांतर है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट को याद रखिए, उसके बाद फार्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। और मात्रक इसका देखिए मात्रक ओम होता है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। 1/पाई हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली एक कुंडली को 300 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसका मतलब कि एक इस तरह की कुंडली है जिसका मान हेनरी में दिया हुआ है, और इस कुंडली के साथ आगे एक प्रतिरोध जोड़ा गया है और उसका भी मान दिया हुआ है। ठीक है, 300 हेनरी इसका मान है 1/पाई हेनरी, और इसका प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 300 ओम। ठीक है, और इसको किसी प्रत्यावर्ती सोर्स से जोड़ा गया है। जिस सोर्स से इसको जोड़ा गया है उस सोर्स का ये कितना, ये वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा के मान की बात करते हैं, वास्तव में वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान होता है, यानी वर्ग माध्य मूल मान होता है। ठीक है, जो हम अमीटर या वोल्टमीटर से प्रत्यावर्ती धारा को मापते हैं, हम उसके वर्ग माध्य मूल मान को मापते हैं, और कह रहे हैं कि ये प्रत्यावर्ती सोर्स 200 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दे रहा है। इसका मतलब कि ये कौन सा मान होगा, ये होगा VRMS का मान। ठीक है, ये VRMS का मान होगा। अब देखिए VRMS दिया हुआ है, और ये जो कुंडली का प्रेरकत्व है यानी ये L का मान दिया हुआ है, ये इस प्रतिरोध का मान दिया यानी ये R का मान दिया हुआ है। ठीक है, और ये L और R इस सर्किट में है, इसका मतलब ये कैसा परिपथ है, कौन सा AC सर्किट है, तो ये LR परिपथ है ना, जिसमें L और R उपस्थित है। तो इसमें आपको बताना है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो कलांतर है फाई यानी फेज डिफरेंस वो कितना है। तो देखिए फेज डिफरेंस के लिए मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बताया था, उसको आप अगर ध्यान रखें तो ये फार्मूला क्या था, ये था tan phi = XL
माइनस एक्स सी और अपान में आर। ठीक है, ये फार्मूला था ये वोल्टता निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में ये कौन सा सर्किट है, तो ये एल आर परिपथ है। अगर ये एल आर परिपथ है तो इसका मतलब जो एक्स सी की बात हो रही है ये तो नहीं रहेगा उपस्थित, है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको क्या लिखना था, ये हमको नहीं लिखना है, इसका मान 0 है। तो tan phi इज इक्वल टू एक्स एल अपान आर, यही हमारा यहाँ पर फार्मूला है और यही फाई हमको पता करना है। ठीक है, फाई यानी वोल्टेज और करंट के बीच का कालांतर, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए एक्स एल का मान नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, एक्स एल का मान डायरेक्ट तो दिया नहीं है, तो एक्स एल का मान कैसे निकलेगा, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल और ये अपान में क्या है आर। ठीक है, और ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा को भी और ओपन कर सकते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा यानी tan phi इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पर रखिए 2 पाई एफ और इंटू एल और ये अपान में क्या हो जाएगा आर। ठीक है, अब इसमें देखिए एफ का मान, एल का मान, ये सब हमको पता है और ये सारे मान यहाँ पर रखें, आर का भी मान पता है, तो ये सारे मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको tan phi का मान यहाँ से मिल सकता है। तो मान रखिए 2 पाई और f का मान कितना है, f का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितनी आवृत्ति है, तो इसकी आवृत्ति है 200 हर्ट्ज, तो f की जगह पर लिखेंगे 200 गुणे l का मान यानी प्रेरकत्व का मान कितना है 1 अपान पाई, तो ये 1 अपान पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई r का मान कितना है, तो r का मान है 300। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कटेगा, 200 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 और बटे में 300, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो tan phi का मान आ जाएगा 4/3 और हमको कलांतर फाई का मान पता करना था, तो tan को इस साइड ले जाएंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, tan इनवर्स 4/3, ये हो गया वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर। तो आपको बस फार्मूले को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने इन जनरल जब एल सी और आर तीनों प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए मैंने आपको कलांतर का फार्मूला बताया था, उसके लिए मैंने प्रतिबाधा का भी फार्मूला बताया था। ठीक है, तो वही फार्मूला आपको दोनों याद रखना था, वो किसी भी एक केस में आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर सी उपस्थित नहीं था तो हमने सी का एक्स सी का मान 0 रख दिया, सी उपस्थित होता तो एक्स सी भी यहाँ पर रहता। ठीक है, अगर मान लीजिए एल सी आर परिपथ होता तो एल अनुपस्थित होता, तो अगर एल अनुपस्थित होता तो एक्स एल का मान 0 रख देते। ठीक है, तो एक्स सी अपान आर हो जाता। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखिए दिया हुआ है नगण्य प्रतिरोध की किसी कुंडली को 120 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी एक कुंडली है इस तरीके से और उसको जो है 120 ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसका अपना प्रेरकत्व होगा, इसका अपना प्रतिरोध होगा, यानी एल आर परिपथ की बात हो रही। ठीक है, 120 ओम प्रतिरोध का मान दिया, यानी आर का मान पता चल गया आपको 120 ओम। ठीक है, फिर इसके बाद कुंडली का प्रेरकत्व दिया हुआ है 0.4 हेनरी, इस कुंडली का प्रेरकत्व एल का मान दिया है 0.4 हेनरी, तो इसको लिख लीजिए एल का मान 0.4 हेनरी। ठीक है, इसके बाद दिया है कि इस पर एक 200 बटे में पाई हर्ट्ज तथा 100 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई गई, यानी इस सीक्वेंस पर इस सर्किट में यहाँ पर एसी वोल्टेज लगाया गया और इस एसी वोल्टेज की खास बात यह है कितना वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से 100 वोल्ट मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि जो भी यहाँ पर हम एसी वोल्टेज या एसी करंट नापते हैं वो आरएमएस मान होता है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज का आरएमएस मान है, यानी वी आरएमएस का मान है। ठीक है, और कितनी आवृत्ति है इसकी, तो इसकी आवृत्ति है 200 बटे में पाई हर्ट्ज और 200 बटे में पाई हर्ट्ज जो आवृत्ति है वो किसका मान है, यानी एफ का मान हो गया। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो अब यानी ये एफ का मान, वी आरएमएस का मान, आर और एल का मान मिल गया। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कुल प्रतिबाधा, यानी ये दोनों मिलकर धारा के मार्ग में कितना रुकावट उत्पन्न करेंगे, कुल प्रतिबाधा का मान पता करना है। तो मैंने इन जनरल आपको जब एल सी और आर तीनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे में प्रतिबाधा का फार्मूला बताया था और वो फार्मूला था कि प्रतिबाधा जिसको z से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबाधा z इज इक्वल टू होता है √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता था। अब देखिए इसमें XL, XC और R यानी L, C और R तीनों जब कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं तब के लिए फार्मूला था। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो L और R उपस्थित हैं, यानी C एब्सेंट है यहाँ पर, और C अगर एब्सेंट है तो XC वाला पोर्शन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये XL का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये LR सर्किट है, तो XL स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, R का मान क्वेश्चन में दिया है लेकिन XL का मान नहीं दिया है, तो पहले तो आपको XL का मान निकालना पड़ेगा और XL के लिए फार्मूला भी आप जानते हैं, इसी में अंदर ही अगर कैलकुलेट कर दें तो XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L।
एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और देखिए अब अभी भी आप इसका मान पूरा नहीं निकाल सकते हैं, अभी आपको पहले तो ओमेगा का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके आप एल का मान निकालेंगे। और ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा बराबर लिखते हैं 2πf। तो अगर इसमें रखें हम मान तो कितना आ जाएगा, ये 2πf रखेंगे जब, और ये एल है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4π² f² l² प्लस r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद सब कंपोनेंट में जितने भी इसमें कंपोनेंट दिख रहे हैं सबका मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4π² इंटू एफ का स्क्वायर, और एफ का स्क्वायर यहाँ से रखेंगे कितना आ जाएगा, यानी 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर बटे में पाई का स्क्वायर गुणे में एल का मान कितना है, तो एल का मान है 0.4, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0.4 गुणे 0.4 और प्लस में r², और r का मान पता है 120 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मान का आपको स्क्वायर करना। देखिए पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट जाएगा, और ये जो 200 का स्क्वायर है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो आप यहाँ से देखिए कि 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और उसके बाद 2 जीरोज लगेंगे, और यहाँ से गुणा करेंगे 4 गुणे 4 16, और 16 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम हल करें पूरा और इसका भी स्क्वायर रखें तो ये पूरा कैलकुलेशन अब मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आता है टोटल, तो ये टोटल हल करने के बाद आ जाता है 200 ओम। ठीक है, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे, फिर उन सब का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200 ओम। यानी इस परिपथ का कुल प्रतिबाधा कितना आ जाएगा, जेड का मान ये आ जाएगा 200 ओम। ठीक है, अब बात आती है कला कोण की। कला कोण का मतलब क्या है, यही मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कलांतर कितना है। तो फिर से एलआर सर्किट है, तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था कैसे फाई का मान निकालते, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। और फाई का मान वही निकालने के लिए फिर से मैं यही फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। ये फार्मूला क्या हो जाएगा कला कोण के लिए, tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई बराबर होता है एक्स एल और अपान में कितना हो जाएगा, एक्स एल अपान आर। ठीक है, क्योंकि एक्स सी वाला पोर्सन तो होगा नहीं। अब देखिए एक्स एल की रही बात, तो एक्स एल जो हमने यहाँ पर यानी इसको सॉल्व किया था, जिसको सॉल्व करना था वही चीज़ हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये मान कितना आता है वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वो पूरा मान आता है 160। ठीक है, इसको हल करने के बाद ये 160 का होल स्क्वायर बन जाता है, तो 160 और बटे में ये आर का मान कितना था 120। ठीक है, यानी एक्स एल का मान जब आप ये जो मैं पूरा कर रहा हूँ ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स एल का अलग से मान निकालेंगे तो यही 160 आता है। ठीक है, 160, तो ये 160 बटे में 12 काट दीजिए, 4 से 4 चौका 16, 4 तियाँ 12, यानी 4 बटे में 3 tan फाई का मान है, तो कलांतर फाई का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4 बटे में 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कला का मान आ गया, प्रतिबाधा का मान आ गया। एक पार्ट और बचा हुआ है कि धारा का मान क्या हो जाएगा। अब धारा का मान कैसे निकलेगा, तो धारा का मान निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है। धारा के लिए आप यही फार्मूला इस्तेमाल करिए, V बराबर होता है I इंटू में R, और R की अगर यहाँ पर बात करें तो R मतलब होता है प्रतिरोध, और ये चूंकि LR सर्किट है तो यहाँ पर हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रतिबाधा, क्योंकि दोनों का जो कुल कम्बिनेशन है वो प्रतिबाधा यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा V बराबर I इंटू में Z। ठीक है, ठीक है, अब V का हमको I का मान निकालना है तो इसमें V का मान रख देते हैं और Z का मान रख देते हैं। अब V का क्या मतलब है, यहाँ पर V का मतलब है कि कुल कितना वोल्टेज है, और Z का मतलब कुल कितनी प्रतिबाधा है। तो इस क्वेश्चन में ये जो 100 वोल्ट दिया है यही तो है VRMS का मान, यही तो प्रवाहित होने वाली कुल मतलब सप्लाई जो कुल वोल्टेज है वही तो है ये। यानी हमको V की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर VRMS वाले मान को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से I का मान आप निकाल सकते हैं। I का मान कितना आएगा यहाँ से, तो I का मान आएगा, I बराबर हो जाएगा VRMS और अपान में Z। ठीक है, VRMS का मान कितना है, तो ये है 100, और Z का मान कितना निकला है, तो Z का मान आया है 200। ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, और ये धारा है तो मात्र क्या हो जाएगा एम्पियर। यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें देखिए कुल प्रतिबाधा जो आया है वो Z का मान 200 ओम। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आप अलग से XL निकालेंगे तो यहाँ से ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आता है 160। ठीक है, तो 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर हल करेंगे तो 200 ओम आ गया। इसके बाद बात आई कलांतर की, यानी कला कोण की फाई के लिए, तो tan फाई बराबर XL अपान R LR सर्किट के लिए। तो XL का मान जो हमने यहाँ से निकाला था वो हमने रख दिया, R का मान दिया था क्वेश्चन में वो रख दिया, हल करेंगे तो 4/3, tan को इस साइड ले जाएंगे तो tan इनवर्स 4/3। ठीक है, एक और चीज़ बचती है कि प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रवाहित होने वाली धारा के लिए आपको पहले तो ये ओम के नियम के अनुसार जो एक फार्मूला बनता है उसको लिखेंगे कि वोल्टेज बराबर करंट इंटू धारा के मार्ग में रुकावट,
और यहाँ पर धारा के मार्ग में रुकावट का मतलब क्या है, यहाँ पर धारा के मार्ग में रुकावट का मतलब कि ये आपको प्रतिबाधा प्रयोग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा VRMS अपॉन Z। VRMS का मान क्वेश्चन में दिया था 100 और बटे में Z का मान हमने निकाला कितना 200 और हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 देखिए, AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है तो इसका RMS वोल्टता कितना होगा। अब AC सप्लाई हो रहा है और उसका शिखर मान दिया हुआ 300 वोल्ट, तो शिखर मान हम लोग जानते हैं कैसे प्रदर्शित करेंगे वोल्टेज के शिखर मान को, V0 से, है ना। ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। V0 का मान कितना दिया हुआ है, ये 300 वोल्ट, और पूछ क्या रहे हैं RMS मान। तो आपको पता है कि RMS वाले मान और शिखर मान में क्या संबंध है, और वो संबंध क्या था कि VRMS इज इक्वल टू होता है V0 अपान में √2, यही फार्मूला होता है। तो बस आपको V0 की वैल्यू रखनी है, VRMS का मान निकल जाएगा। V0 की वैल्यू रख दीजिए 300 और ये बटे में कितना हो जाएगा √2, बस ये आंसर हो गया। ठीक, अगर √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 और इसे डिवाइड करेंगे तब जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना वोल्ट ये शिखर मान हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर ए में इतना ही करना है कि शिखर मान आपको दिया है, आपको RMS मान पूछ रहे हैं। लेकिन पार्ट नंबर जो 2 है उसमें जरा देखिए, पार्ट नंबर 2 में धारा का RMS मान दिया हुआ है और आपसे शिखर मान पूछ रहे हैं, यानी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो ये पार्ट नंबर 1 था वो वोल्टेज के केस में था, पार्ट नंबर 2 जो है वो करंट के केस में है। ठीक है, तो ये धारा का जो है RMS मान दिया हुआ है, यानी IRMS का मान दिया हुआ है। IRMS का मान कितना है 10 एम्पियर, और शिखर मान पूछ रहे हैं यानी I0 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो IRMS का फिर वही रिलेशन लिखेंगे, IRMS इज इक्वल टू I0 अपान √2, और चूंकि हमको I0 की वैल्यू पता करनी है तो I0 इज इक्वल टू ये तिरिया गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा IRMS इंटू में √2। ठीक है, यही हो जाएगा। IRMS का मान हमको पता है, उसको रख दीजिए, कितना है 10, तो 10 गुणे में √2, और ये तो सिंपल कैलकुलेशन भी है। 10 गुणे में √2 का मान कितना 1.414, 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.14, और धारा है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो RMS मान इन्होंने बोल दिया है ये नहीं दिया जाता है। ये बोला जाएगा कि AC जो वोल्टेज है उसका मान 300 वोल्ट है तो उसका माध्यमान बताइए। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी AC वोल्टेज या AC करंट को नापने की बात होती है एम्पियर में या वोल्ट में, तो वो हमेशा जो है RMS मान ही होता है। ठीक है, और RMS मान वो जो है हम अमीटर या वोल्टमीटर से नापते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास फार्मूले हैं, इससे आप शिखर मान जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम है और प्रतिबाधा जो है वो 20 ओम है। तो कह रहे हैं कि शक्ति गुणांक और कलांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, लिख लेते हैं। प्रतिरोध R का मान कितना है, R का मान है 10 ओम, और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं, Z का मान कितना है 20 ओम। ठीक है, अब पहला पार्ट इन्होंने पूछा है शक्ति गुणांक कितना होगा। तो देखिए शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है cos फाई को ही कहते हैं शक्ति गुणांक, है ना। शक्ति गुणांक कहते हैं इसी cos फाई को। तो शक्ति गुणांक यानी cos फाई बराबर कितना हो गया R अपान Z, फार्मूला होता है इसका cos फाई इज इक्वल टू R अपान Z, और R और Z दोनों क्वेश्चन में आपको दिया है। ये कितना है 10 और ये बटे में 20, कितना आ जाएगा 1/2, यानी शक्ति गुणांक का मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब इसी में एक और चीज़ पूछ रहे हैं, कलांतर का मान ज्ञात कीजिए। कलांतर का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर फाई पूछ रहे हैं। तो अगर cos फाई का मान आपको पता है तो फाई का मान तो निकाल ही लेंगे, है ना। यहीं से अगर हम लोग आगे बढ़ें और लिखें cos फाई इज इक्वल टू कितना 1/2, और 1/2 जो लिखा है इसको cos कितना लिख सकते हैं, तो cos 60 लिख सकते हैं। तो cos फाई इज इक्वल टू cos 60, कंपेयर कर दीजिए, फाई का मान कितना आ जाएगा 60, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का जो कलांतर होगा वो आएगा 60 डिग्री, और जो शक्ति गुणांक का मान होगा वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट 2 और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति 173.2 वाट तथा आभासी शक्ति 200 वाट है, तो शक्ति गुणांक और कलांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए औसत शक्ति दिया हुआ है और यहाँ पर आभासी शक्ति दिया है। तो शक्ति गुणांक की परिभाषा बताते टाइम मैंने आपको फार्मूला बताया था P बार के लिए, औसत शक्ति P बार बराबर VRMS IRMS, और उसके बाद क्या आता था cos फाई। ठीक है, फिर यहाँ से cos फाई इक्वल टू निकाले थे, तो cos फाई इक्वल टू क्या था P बार अपान VRMS इंटू ये IRMS। ठीक है, ये जो VRMS इंटू IRMS है इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी के गुणनफल को, ये देखिए शक्ति का ही मान निकल रहा है,
लेकिन ये औसत शक्ति है तो इसको बोलते हैं आभासी शक्ति। ठीक है, तो ये औसत शक्ति है और ये आभासी शक्ति है। औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं, यानी cos फाई कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको इस सवाल में देखिए शक्ति गुणांक निकालना है तो सीधे सीधे आप क्या करिए कि शक्ति गुणांक cos फाई, शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू पी बार, यानी पी औसत और बटे में ये वी आर एम एस आई आर एम एस, इसको हम सीधे लिख देते हैं पी और यहाँ पर लिख दीजिए इसके नीचे आभासी। ठीक है, और ये पी के नीचे लिख सकते हैं औसत। औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं, ये इसकी परिभाषा थी। ठीक है, तो अब यहाँ से औसत शक्ति का मान रख दीजिए, कितना है मान, औसत शक्ति है 173.2 और आभासी शक्ति है कितना 200 वाट। हल करेंगे अगर 173.2 बटे में 200, अब देखिए 2 को अगर ऐसे रहने दें, 2 गुणे 100 लिख दें और 100 से इसमें भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 100 यानी 1.732 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 2। और 1.732 जो एक मान होता है ये एक स्पेशल मान है, याद रखिए, ये √3 का मान होता है। तो cos फाई बराबर लिख सकते हैं √3/2। ठीक है, और आपसे पूछा भी गया था शक्ति गुणांक का मान निकालिए, तो यही आंसर हो गया, शक्ति गुणांक का यही मान हो गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहे हैं, कालांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर cos फाई यानी शक्ति गुणांक का मान आपको पता चल गया तो यहाँ से आप फाई का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि √3/2 जो है वो कितने का मान होता है, तो ये आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कि ये कि cos फाई इज इक्वल टू cos 30 लिख सकते हैं। तो फाई का मान कितना आ जाएगा, फाई बराबर 30 डिग्री, यानी कालांतर कितना आ जाएगा 30 अंश। वोल्टेज और करंट के बीच का कालांतर है 30 डिग्री, और जो शक्ति गुणांक आएगा वो आ जाएगा √3/2। और शक्ति गुणांक का फार्मूला का हमने कौन सा इस्तेमाल किया, औसत शक्ति बटे में आभासी शक्ति। अगर मान लीजिए आपको R और Z का मान दिया होता तो शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z भी लिखते। अगर आपको कुछ नहीं, केवल आपको सीधे कालांतर दिया रहता तो आप सीधे सीधे cos फाई में फाई का मान रखते, तब आ जाता शक्ति गुणांक। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसी हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी औसत शक्ति और आभासी शक्ति के बारे में, तो इन दोनों के मान को आपने यहाँ पर रख दिया, आपका शक्ति गुणांक का मान आ गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि ट्रांसफार्मर पर आधारित है। और ट्रांसफार्मर के लिए मैंने आपको एक ही फार्मूला बताया था, 2 फार्मूले बताए थे, एक दक्षता का फार्मूला था और एक परिणमन अनुपात के लिए। तो इसमें देखिए क्या दिया है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरे 400, द्वितीय कुंडली में फेरे 2000 हैं और द्वितीय कुंडली पर जो वोल्टता हमको वोल्टेज मिलता है सेकेंडरी कॉइल पर वो 1100 वोल्ट है। तो बताना है कि प्राथमिक कुंडली पर कितना वोल्टेज रहा होगा। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर लोहे का ये क्रोड है तो इसके दोनों ओर जो है 2 कुंडलियाँ लगाई गई होती हैं, है ना, 2 कुंडलियाँ लगी होती हैं। जिधर से हम इनपुट देते हैं इसको बोलते हैं प्राथमिक, और जिधर हमको आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली। तो क्वेश्चन में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का मान दिया, और कितना मान दिया हुआ 400, और प्राथमिक कुंडली में फेरों को संख्या को हम क्या बोलते हैं, एन प्राइमरी, है ना, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितना 400, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितना है 2000, तो एन सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर 2000। एक और मान दिया है, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज दिया है, तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज का मतलब V इन सेकेंडरी कितना हो गया 1100 वोल्ट। तो पूछ रहे हैं प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज बताइए। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था ट्रांसफार्मर के केस में VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS बराबर R। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था ट्रांसफार्मर के केस में। अब चूंकि इस सवाल में केवल नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज के बीच का रिलेशन आपको पता करना है, तो आप इसको यहीं से बस इतना ही याद रखिए, यानी इसके 2 हिस्से VS/VP बराबर NS/NP। और अगर इसमें पक्षांतर कर देंगे तो VS बराबर क्या हो जाएगा VP गुणे में NS/NP। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेकेंडरी अगर प्राथमिक कुंडली में निकालना है तो ऐसे इसको उल्टा करके गुणा करते हैं, तो VP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो VP बराबर आएगा ये VS इंटू में ये हो जाएगा NP और अपान NS। ठीक है, और इन सब के मान हम यहाँ पर रख दें अगर, तो VS का मान कितना है, VS का मान है 1100 गुणे में NP का मान कितना है, NP का मान है 400 और बटे में NS का मान है 2000। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं। तो 3 ये 0 है तो 2 इससे कट जाएगा, 1 इससे काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 11 दूना 22 और 1 0 भी लग जाएगा, यानी 220 वोल्ट। यानी प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था वो कितना था 220 वोल्ट, और द्वितीय कुंडली में जो हमको वोल्टेज मिला था वो कितना था 1100 वोल्ट।
तो इससे ये भी पता चलता है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर था जो 220 वोल्ट को 1100 वोल्ट में बढ़ा देता है। इसका मतलब ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, अर्थात ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर था, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था ट्रांसफार्मर का, उसके बेस पर आपने ये फार्मूले का यूज करके आपने प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया था वो पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रत्यावर्ती धारा थी, इस पर लगभग हर कॉन्सेप्ट को हमने कोशिश करी है कि हर कॉन्सेप्ट पर एक एक दो क्वेश्चन करके इस तरीके से इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, अब आप इतने क्वेश्चन का, कम से कम इतने क्वेश्चन का तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इन क्वेश्चन को जो है अपने नोट्स पर लिखिए और उसको एक बार पहले तो ये पूरा सॉल्व करके लिख लीजिए, फिर रफ पर इसी क्वेश्चन को जो है बिना देखे अपने से सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको दिक्कत कहाँ रही, और जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है उसको आप लेक्चर में वीडियो में देख लीजिए, या जो आपने नोट्स बनाया है उसमें रिवाइज करिए। उसके बाद जो है आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको आप तैयार रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।